विपक्ष ने जाति की गिनती करो, जाति की गिनती करो का शोर मचाया और उसी में अखिलेश यादव जी ले आए पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आधी आबादी करके। इस शोरगुल के बीच में भाजपा एक प्रैक्टिकल कर गई खामोशी के साथ। ये लोग थ्योरी में अटके थे, अपनी अपनी थीसिस दे रहे थे कि जात की गिनती से क्या होगा और पीडीए का मतलब क्या है और पीडीए से क्या हासिल होगा। उसकी विवेचनाएं हो रही थी, व्याख्यान हो रहे थे उस पर राजनीतिक। कि इस बीच में नरेंद्र मोदी एक प्रैक्टिकल कर गए और उस प्रैक्टिकल में जात की गिनती की तासीर भी झलक गई और पीडीए की तासीर भी झलक गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह मिला के 9 बड़े चेहरे चुने नरेंद्र मोदी ने। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 9 प्रमुख चेहरे चुनने थे। इन 9 चेहरों का चयन देख लीजिए, समूचा पीडीए इसमें अवतरित हो गया। आधी आबादी भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, वंचित भी है, शोषित भी है, अगड़ा भी है। क्योंकि अखिलेश जी ने पीडीए की एक व्याख्या ये भी बताई थी अगड़ा की भी, तो अगड़ा भी है। तो क्या मान के चलें कि विपक्ष जिस चीज को थ्योरी में अभी पढ़ रहा था, मोदी ने उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया जनता को, प्रैक्टिकल करके। या यूं समझ लीजिए कि बिल्डिंग का नक्शा कागज पर बना हो और बिल्डिंग जमीन पर बनी हो, दोनों में जो अंतर है वैसी स्थिति आ गई क्या विपक्ष और भाजपा के बीच में। जाति का राजनीति शास्त्र, ये एक नया प्रयोग हो गया। जब मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री, और वो भी यादव बनाया गया, तो कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल जी ने चूंकि जाति की गिनती का मसला उठाया, तो सपा वालों ने कहा कि चूंकि अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया, इसलिए भाजपा दबाव में आ गई, आदिवासी और यादव को बना रही है। अब मोदी तो मोदी, उन्होंने राजस्थान में बिल्कुल चौंका दिया और राजस्थान में एक ब्राह्मण को कमान दे दी, मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी के पीडीए में ब्राह्मण भी शामिल, दलित भी शामिल, महिला भी शामिल, आदिवासी भी शामिल, पिछड़ा भी शामिल। कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं समाज का वर्ग। वैसी स्थिति तैयार कर दी। अब इसके आधार पर लड़ाई होगी क्या 24 की? और अगर होगी, अगर प्रैक्टिकल बनाम थ्योरी इस आधार पर राजनीति में जाति का समाजशास्त्र तय होगा 24 में, तो किसको नफा किसको नुकसान, इसका आकलन करना होगा। जनता किसका पीडीए पसंद करेगी, थ्योरी वाले का कि प्रैक्टिकल वाले का? हालांकि इस देश में 600 साल पहले कबीर कह गए, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जनता भरोसा उस पर ज्यादा करती है जो दिखे, होता दिखे, हो चुका हो, भविष्य में होगा, इस पर कम भरोसा करती है। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कहावत है ना। कब कांग्रेस आएगी सत्ता में, कब समाजवादी आएंगे सत्ता में, तब ना पीडीए लाएंगे, जात की गिनती करेंगे। और नहीं आए तब क्या करेंगे? तब तो कुछ नहीं करेंगे, तब तो ये सारी चीजें घोषणा पत्र में टाइप होकर रह जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रैक्टिकल मॉडल दिखा दिया कि भाई हम ये करना चाहते हैं, ये देखिए इसका मॉडल ये है।
विष्णु साय से लेके और मोहन यादव तक। ये स्थिति, अब इसका असर कितना होगा जनता में, कैसे होगा, जनता इसकी व्याख्या कैसे करेगी अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, ये देखने वाला सब विषय है। लेकिन हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। जाति का, समाज का मसला राजनीति में हमेशा संवेदनशील रहा है। जातियां सच है भारत का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय समाज का जाति सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो करता है फिर वो पाखंड कर रहा है। तो इधर थ्योरी उधर प्रैक्टिकल, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। 2024 की बिसात पर वैसे तो सभी दल अपनी अपनी रणनीति पर रंग लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना पर जोर दिखा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन से इतर पीडीए की डगर सजा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के मुताबिक पीडीए की परिभाषा को समझे तो वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी को मिलाकर पीडीए कहते हैं। वहीं अखिलेश यादव हर मंच से कहते हैं कि एनडीए को सपा का पीडीए ही हराएगा। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी के गठजोड़ में अखिलेश यादव का ये प्लान 2024 की बिसात पर तुरुप का इक्का साबित हो सकता था। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव के बाद बनी तस्वीर में बीजेपी ने जो रंग भरे, उसमें बीजेपी के पीडीए की बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है। 3 राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर देखें तो बीजेपी के पीडीए में पिछड़े, दलित, आदिवासी भी हैं और राजस्थान वाले सीएम को मिला लें तो इस पीडीए में अगड़े भी, या कहिए कि पंडित, दलित, आदिवासी भी हैं। यानी तमाम चेहरों की तस्वीर में बीजेपी के पीडीए की एक नहीं कई तस्वीर सामने आती है, जो करीब करीब सभी जातियों को साधने का सटीक समीकरण भी बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा जा सकता है। ये कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। अब बीजेपी बनाम सपा के पीडीए को जातीय परख नली पर परखें तो बीजेपी ने पिछड़े, दलित, आदिवासी के अलावा अगड़े और अन्य छोटी जातियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसमें विष्णुदेव साय आदिवासी हैं, तो मोहन यादव ओबीसी कैटेगरी से हैं और राजस्थान में भजन लाल शर्मा सवर्ण समीकरण को साधेंगे। इनके अलावा तीनों राज्यों में 1+2 फॉर्मूले पर काम किया गया है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। राजस्थान में 1 डिप्टी सीएम राजघराने से हैं, तो दूसरे दलित। एमपी में राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण, तो जगदीश देवड़ा दलित समुदाय से हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा ब्राह्मण, तो अरुण साव के जरिए साहू जाति को भी संदेश दिया गया है। बहरहाल 2024 को लेकर बीजेपी से लेकर विपक्ष तक सभी अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने जो दांव चला है,
वो विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए काफी है। वहीं सपा के पीडीए प्लान पर भी सवाल यह है कि अब तो बीजेपी ने भी अपना लिया वही रंग। ऐसे में किसका पीडीए ज्यादा दमदार? तेरा पीडीए मेरा पीडीए, तेरा जाति का समाजशास्त्र, मेरा जाति का समाजशास्त्र। अब 4 महीने बचे हैं और जनता की अदालत में इनका पीडीए भी जाएगा, उनका पीडीए भी जाएगा, इनके जाति का समाजशास्त्र भी जाएगा, उनकी जाति का समाजशास्त्र भी जाएगा। अब जनता किसको असली मानेगी, यही बड़ा सवाल है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। तारिक खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक जी का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, केबी त्रिपाठी साहब का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। पिछले 6-8 महीने से देश में मंडल पार्ट 2 जैसी एक अवधारणा डेवलप करने की कोशिश हुई। बिहार ने जाति आधारित सर्वे कराया, उसके आंकड़े जारी किए, तो उसके बाद से वो चीज़ और शिखर पर आई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने उसको एक नया फॉर्मेट देने की कोशिश की, एक रीब्रांडिंग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये पीडीए है, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आधी आबादी, आदि आदि। राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने में अगर 10 चीजें बोली होंगी तो 9 में केवल यही कहा कि जात की गिनती कराओ, बाकी सब कुछ नहीं। बाद में इस माहौल के बीच में नरेंद्र मोदी ने एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। जब उनके पास 3 राज्य आए, इन 3 राज्य में 9 प्रमुख चेहरे उनको चुनने थे। उन्होंने इसमें पूरा पीडीए जमीन पर उतार दिया। दलित भी है, आधी आबादी भी है, पिछड़ा भी है, पिछड़ों में भी यादव, ब्राह्मण भी है। पीडीए की जितनी परिभाषाएं हो सकती थी सब जमीन पर उतार दी। अब 2 तरह के पीडीए जनता के सामने हैं, एक थ्योरी में, एक प्रैक्टिकल में। क्या दिख रहा है, कौन सा पीडीए जनता को समझ में आएगा, अपील करेगा? अरविंद जी। अमिताभ जी, 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो ओल्ड कास्ट लाइन पार्टी जो चलती थी, राजनीति चलती थी, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। आज की तारीख में पोस्ट कमंडल की जो राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, उसको हम आप जो है एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। आकांक्षाओं की राजनीति को किस तरह से फलीभूत किया जाता है। आपने सही कहा कि अखिलेश यादव जी एक सैद्धांतिक तस्वीर लेकर के घूम रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कागज पर उकेर करके कि देखिए हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस जो है 3-4 महीने के दरमियान जो रिजल्ट आए हैं, उसके जरिए जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कमान दी है, उप मुख्यमंत्री की कमान दी है, वह पूरी तरह से पीडीए को मूर्त रूप जमीन पर उतार करके देश को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है जी। एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके जिस तरह 10 करोड़ आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ जो है ओबीसी मनोज यादव, जिस यादव जाति को लेकर के अखिलेश यादव कहते थे कि भाजपा जो है उसकी मुखालफत करती है, विरोधी है, उसी जाति के एक लीडर को जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके एक बहुत बड़ी चुनौती जो है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के सामने परोस दिया है। अमिताभ जी जरा याद करिए, 2004 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और उस समय लोकसभा का चुनाव हुआ था। बसपा ने 7 यादवों का एमपी टिकट दिया था, उसमें 6 जीत करके आए। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे तब, उसमें भालचंद यादव थे, कैलाश नाथ यादव थे, उमाकांत, रमाकांत और लोग थे। 6 लोग जीत करके आए उस दरमियान। आज तो न तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं और न ही बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हैं। बावजूद इसके अगर मनोज यादव उत्तर प्रदेश की धरती पर जब यह बात को दोहराएंगे, कहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव परिवार के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है, उसका क्या जवाब इनके पास होगा? ठीक। सबसे बड़ी चीज, दूसरी बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से अगर पिछड़े या दलित लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने कमंडल की पॉलिटिक्स में एक नए रंग रोगन के साथ जो है आपके अभी रिपोर्टर ने कहा कि एक परखनली से जो एक रसायन निकाला है जिसमें पूरा पीडीए की झांकी है। पीडीए ही नहीं, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व न हो। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के सामने या जो विपक्ष है,
सबके सामने एक बड़ी चुनौती ठीक हो है गई अरविंद भाई, ठीक है, ऐसा- आता हूं दोबारा, मैं आपके पास आता हूं। केवी त्रिपाठी साहब, जाति के समाज शास्त्र का एक कोलाज बना दिया भाजपा ने, कहा भाई बाकी सब बोल रहे हैं, ये तो तब करेंगे जब नौमन तेल होगा। ठीक, अभी तो घोषणा पत्र है इनके पास अधिक से अधिक, या कंठ पत्र है, मुंह से बोल सकते हैं। हमारा तो ये देखो भैया, ये विष्णु साय है, ये मोहन यादव है, ये भजन लाल शर्मा है, ये दलित देखो, ये ब्राह्मण देखो, ये पिछड़ा देखो, ये आदिवासी देखो। पहले विश्वास आजमाओ फिर विश्वास करो। नहीं त्रिपाठी जी, अब लड़ाई इसकी हो गई। एक विज्ञापन आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। त्रिपाठी जी। जी जी अमिताभ जी, बड़ी संजीदगी से मैं आपके पूरे वक्तव्य और निरीक्षण को सुन रहा था। जैसा अरविंद राज जयतिलक जी ने बोला, मुझे तो ये लग रहा है आप दोनों लोगों को सुनने के बाद बड़ी गंभीरता से, कि जैसे भारत में अब विपक्षी दलों के पास राजनीति का कोई अवसर ही नहीं बचा। हम लोगों का तो करियर खत्म हो गया, अब तो भारत में कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बचा। मोदी जी जैसे महामानव ने ऐसा कर दिया है जैसा भूतो न भविष्य। लेकिन मैं अमिताभ जी कहूं कि राजनीति में अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं। आम आदमी की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, इस देश में अभी अपराधों का क्या हाल है जहां डबल इंजन की सरकार है, और दूसरा जो नाम ले आए और जिस बड़े आप अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि अब सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी ने कर दिया, तो क्या वहां असंतोष नहीं है? वहां जिन लोगों को दरकिनार किया गया है और ये नए चेहरे लाए गए हैं, वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है? अगर जो ऐसी स्थिति होती तो फिर आज तो भारत में राजनीति करने का अवसर ही समाप्त हो जाता। फिर तो हम यही मान लें कि राजतंत्र आ गया है, और यही राजतंत्र में चाहिए था कि राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है, सब बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके इस नरेशन से कि सिर्फ इस समीकरणों से अगर राजनीति चल जाती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी देश में। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बिल्कुल। कांग्रेस का ये उत्साह अच्छा है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, और इसलिए ज्यादा स्वागत है कि विपरीत स्थितियों में उत्साह रखना। अच्छी स्थितियां सामान्य हो तो उत्साह आ ही जाता है, और अच्छी हो तो आदमी छत पे चढ़ ही जाता है, छत पे चढ़ के बतासा फेंकता है गली में। लेकिन जब स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो, तब अटारी पे खड़े होकर मुस्कुराना, उस अदा को सलाम। दो बातें कहूंगा फिर तारिक भाई के पास चलूंगा। हम डॉक्टर साहब विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि क्या भाई हम लोग अपना अपना घर बंद कर, दुकान बंद करें और जाएं, एक सरल भाषा में करें। उन्होंने तो गंभीर बातें कही, उसका भावार्थ ये था कि फिर कोई राजनीति ना करे। नहीं, मैं भी उतनी ही गंभीर बात कह दूं। 14 में और 19 में आपने आम आदमी, भारत के आम आदमी की समस्या नहीं उठाई थी, जापान के आदमी की समस्याएं उठाई थी, भारत के आम आदमी की समस्याएं उठाई थी ना, कि हांगकांग और केनिया के आदमी की समस्या उठा के गलत चुनाव लड़ गए थे। बोले अंधेरे में चुनाव कराया, हम जग ही नहीं पाए, नींद में बोल गए केनिया, अब ससुर वोट ही नहीं मिला। ऐसा तो किए नहीं थे। तब भारत का आम आदमी चमचम और रसमलाई खा रहा था। अजब बात करते हो यार सब लोग। तब कौन सा मुद्दा उठाया था, हमको वो तो बताओ। और वोट तो उसने दिया। और जो बात ये कही जा रही है कि राजतंत्र आ गया, बताया मोदी को महामानव और क्या क्या दिव्य मानव, ऐसी भाषा इसलिए मत बोलिए। इस देश में जवाहरलाल रहे नेहरू जी, जनता के वोट से, जनता के आशीर्वाद से, तो राजतंत्र तो नहीं आ गया। इंदिरा जी भी चुनी गई, रही लंबे समय तक। उनका वो 2.5 साल वाला वो इमरजेंसी का जो बवाल है वो हटा दीजिए, तो अन्यथा राजतंत्र तो नहीं था। लोकतंत्र में जनता उनको प्यार करती थी, इसलिए उनको बना के रखती थी। ये कौन सी भाषा हुई? आप 2012 के बाद आपकी कोई राज्य सरकार लौट के नहीं आई। 2012 या 11 में असम में आई थी। आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और जो लोग लगातार सरकारें रिपीट कर रहे, आप तो बिजू और नवीन पटनायक के लिए भी बोलोगे कि उड़ीसा में तो सबकी दुकान बंद हो गई, राजतंत्र आ गया, चलो जी उड़ीसा में अब छोड़ो, बस पकड़ो घर जाओ। ये कैसी बात हुई?
नवीन बाबू औरों से बेहतर है, इसलिए जनता उनको वोट दे रही होगी। क्या समस्या है? इसको राजतंत्र नहीं कहिए, ये लोकतंत्र में जनता का दुलार है, ये लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद है। इसको राजतंत्र कैसे कह देंगे? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब रानी के गर्भ से राजा उद्भूत होते थे। अब ईवीएम से राजा पैदा हो रहे हैं, ईवीएम से विष्णु सहज शपथ ले रहे हैं। पहला हिंदू आदिवासी है छत्तीसगढ़ में जो शपथ ले रहा है मुख्यमंत्री की। विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में सबको रोटी सेक कर खिलाने वाला मोहन यादव आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो रहा है। ये राजतंत्र है? राजा के घर में पैदा हुए ही लोग नहीं ना। इसलिए त्रिपाठी जी ये ठीक नहीं। जब भी आप राजतंत्र का रा भी बोलोगे तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाएगी। गांधी परिवार, उसका आचरण राजतंत्र जैसा, राजतंत्र है नहीं लेकिन उनका मिजाज वैसा है, फ्यूडल टेम्परामेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए आप उस नाजुक उसको मत छेड़ा करो, वो फसाव है। उस लफड़े में मत पड़ो ना। जिस गली में रात में जाने में खतरा हो उस गली में क्यों जाओ, उजाले में जाओ। इसलिए मैंने निवेदन किया। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हो, अच्छी बात है। तारिक खान साहब, भाई बहुत गंभीर बात तो मुझे समझ नहीं आती, मैं तो सरल बात करता हूं जो जनता को समझ में आए, बिल्कुल सीधी सीधी बात जो गांव देहात में आदमी समझ ले। एक नक्शा है कि भाई हम यहाँ ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, ये नक्शा हमारे पास, और एक बगल में आदमी बिल्डिंग खड़ी कर दी कि ऐसी बिल्डिंग है, देख लो भैया, अंदर जाके देखो, दरवाजा खुला है, दरवाजा खोलो, भैया को ले जाओ ऊपर तक, छत वत सब दिखा के लाओ। दो चीजें हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। क्या भाई, देखे ऐसे करके, छुए जाने तब नहीं मानेगा। भाषण में तो सब कह दे। ये पीडीए का वैसा ही हो गया। एक तरफ पीडीए का ब्लूप्रिंट है और एक तरफ पीडीए का स्थूल रूप है। इसी पर लड़ाई होगी, इसी पर वोट होगा 24 में। तारिक खान साहब, देखिए, बीजेपी ने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए जी, और उनको ये अधिकार भी है। बेहतर होता कि अगर ये कहा जाता कि एक डॉक्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, ना कि एक यादव को बना दिया, यादव वोट लेने के लिए बेहतर होता। लेकिन मैं आज दो बातें कहता हूं और दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं। आप आगे समझाइएगा क्यों काट रही हैं। आपने कहा जाति एक सच है, जो माने न माने वो पाखंडी, या वो पाखंड है। जाति एक सच है भारत का, चलिए ठीक है। दूसरा बयान प्रधानमंत्री का आता है 30 नवंबर को कि जातियां नहीं, 4 जातियां हैं सिर्फ देश में, और संदर्भ और प्रसंग इस बात का यही था कि जातिगत जनगणना की मांग का जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिया कि गरीब, किसान, महिला और युवा 4 जातियां। तो जब 4 जातियां ये, तो बाकी जातियां कौन सी? तब तो प्रधानमंत्री भी पाखंडी हुए आपके हिसाब से, जबकि मेरे ये शब्द नहीं। आप बोलो, आप आगे बोलो, फिर हम बताएंगे मेरे हिसाब से क्या हुआ, ये हम ही बताएंगे। जी सुन तो लीजिए पहले जी। अब प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट का संदर्भ और प्रसंग पूरा बजाइए यहाँ पर जी। यही था कि जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको करारा जवाब मिल जाए, और 2 दिन तक मीडिया चैनलों ने इस बात को चलाया भी। फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की क्या जरूरत है कि लो भाई बना दिया, एक आदिवासी, एक अगड़ा और एक बैकवर्ड बना दिया। क्यों भाई? एक डॉक्टर बना दिया, एक गरीब आदमी को बना दिया, एक बर्तन मांजता था उसको बना दिया। ये भी तो हो सकता था। जब जातियां हैं नहीं, डबल गेम न खेलें प्रधानमंत्री और बाकी सब लोग, एक तरफ चले। या तो जातियां हैं और या तो नहीं है, और अगर नहीं है तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश है, हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी उसको समाप्त करना चाहती। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके विरोध में जाती है और व्यवस्था नई तैयार करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है कि नए किस्म से आरक्षण हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसका प्रारूप क्या महिलाएं होंगी, किसान होगा, गरीब होगा, युवा होगा, तो क्या होगा? अगर 27% मंडल कमीशन की सिफारिश खत्म होती है, अगर नहीं होती है, तो जब जातियां नहीं है तो जातियों में बांटना हिंदुस्तान को बंद करें। जब आप हिंदुस्तान को जातियों में नहीं बांट पाते तो धर्म में बांटते। और हम खुल के एक बात कहते हैं, बस 2 सेकंड, कि जातियां हिंदुस्तान का सत्य है,
हम जाति के आधार पर आरक्षण मांगते हैं और जातिगत जनगणना की डिमांड करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, लोहिया का फार्मूला अप्लाई करें। ठीक। तारिक खान ने बड़ी बौद्धिक बातें कही, अच्छी, और उन्होंने कुछ मुझसे कहा कि मैं इस पे बोलूं, वो बोल दूं, पर प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। हम कहते हैं भारत में सब एक समान है, ये अच्छी बात है, बोलनी भी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम वो सारे वैधानिक उपाय जारी रखते हैं देश में, नेहरू से लेके आज तक, जो वंचित को सुरक्षा देते हैं, जो दलित को सुरक्षा देते हैं, जो आदिवासी को सुरक्षा देते हैं, करते हैं ना। मानव मानव एक समान बोलते हैं ना हम मंच से, फिर भी हम वुमन रिजर्वेशन में भी लाए ना भारत, किसी बात हो गई? अरे तर्क तो ठीक लाओ भाई, फिर हम दे रहे हैं ना। और जानकारी होनी चाहिए रोहिणी कमीशन किसने बनाया और क्यों बनाया। इसीलिए बनाया कि के कुल 10% पिछड़े वर्ग की जातियों ने 90% लड्डू खा लिए अकेले। मैं फिर दोहरा दूं, 10% पिछड़े वर्ग की जातियों ने 90% लड्डू खा लिया आरक्षण के लाभ के। इसलिए रोहिणी कमीशन बना। उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इस देश में चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेंगे बहुत सारे लोग, नहीं बचेंगे। 2600 जातियां के भी त्रिपाठी, 2600 जातियां सेंट्रल सूची लिस्ट की, ओबीसी की, उनके पास अभी तक 89 में विश्वनाथ प्रताप लेके आए थे मंडल, अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं पहुंचा। किसी ने फूटे मुंह से बोला ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अरे अभी नहीं, तारीख जब आएंगे तब, जब आपको अवसर है तब बोलना चाहिए था ना। ऐसे तो सबका वो नहीं होगा ना लाभ। ये कुछ जातियों के लिए आरक्षण तो लागू नहीं हुआ था। और आरक्षण लगातार भारत में जारी रहा, किसी भी मिजाज की सरकार रही हो, जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए इस बात का कोई तर्क नहीं, और ये भय बिकता भी नहीं है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि आरक्षण उलट देंगे, कि आरक्षण पुलट देंगे, कुछ नहीं। आरक्षण का मटका जो है उसको हिला डुला जरूर देना चाहिए, ये ठीक बात है। क्या मैं तो कहता हूं राजनीतिक दलों में भी व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार, एक ही परिवार का व्यक्ति बहुत बार नहीं बने राजा। कमलापति त्रिपाठी ही क्यों रहे हमेशा, कभी केबी त्रिपाठी क्यों नहीं बन जाए? नहीं, अखिलेश यादव ही क्यों, मोहन यादव क्यों नहीं? अच्छी बात है, यही लोकतंत्र का विस्तार है जो मैं कह रहा था कम से कम। और एक बात उन्होंने भाजपा की कही, बाकी तो प्रशांत बोलेंगे। अभी परसों गृह मंत्री ही पटना में थे, अमित शाह। उन्होंने पटना में कहा कि जाति आधारित सर्वे की अनुमति जब दी गई तो उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। हमारी सहमति, हमारी रजामंदी, हमारा समर्थन उस बात को था। ये अभी उन्होंने परसों बोला। खैर प्रशांत पटेल जी, हम फिर मूल बात पर आते हैं, बात भटक जाती है कि एक तरफ पीडीए की जात की जनगणना का रिसर्च पेपर है, मैं रिसर्च पेपर कहता हूँ, ये थोड़ा और अच्छा शब्द है, और दूसरी तरफ एक आपने प्रैक्टिकलिटी दिखाई एक कि भाई हमारा पीडीए, हमारी जात का गणित, भाई जात की गणना भी तो इसीलिए कराई जा रही है कि भाई ताकि सबको लाभ मिल सके, सबको छूटे नहीं। तो भाजपा ने एक प्रैक्टिकलिटी बताने की कोशिश की कि भाई हम ऐसे करना चाहते हैं। 24 में इसी पर संग्राम होगा। क्या स्थिति समझ में आ रही है? एक, और दूसरा समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी कह रही है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया, कोई मास्टर स्ट्रोक कर दिया, तो क्या बाकी लोग ये मान लें कि अब देश में बाकी लोग राजनीति नहीं करेंगे? मुद्दे अभी और भी हैं। प्रशांत पटेल जी,
जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए अभी जब 3 जो मुख्य राज्य थे बड़े राज्यों के उसमें चुनाव हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी भी अपने मुद्दे लेकर के गई, कांग्रेस भी अपने मुद्दे लेकर के गई। क्या परिणाम हुआ? अखिलेश यादव जी ने क्या क्या वहां पे बातें कही और क्या आंकड़े क्या इनके परिणाम है, इसके हम डिस्कशन पहले उस पर कर चुके हैं। तो अखिलेश जी की बातों को जनता ने ही गंभीरता से नहीं लिया, बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी करते रहे। और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने भी जो वादे किए जनता के सामने, जनता ने उन वादों पर भी विश्वास नहीं किया। जो मोदी जी की गारंटी थी, जो भाजपा सरकार ने वहां पे वादे किए, जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया। तो जो बात आपने कही कि जो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाई, क्योंकि जनता को पता था कि जो मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं और हमारी वहां शिवराज जी की सरकार ने जो काम किया वो एक्चुअल में करके दिखाया। और जो लोग केवल हवा हवाई वादे करते रहे उस पर जनता ने विश्वास करके नहीं दिखाया। जनता समझ गई कि ये लोग केवल कहने वाली बातें करते हैं, सैद्धांतिक बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं। आज केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक संगठन के व्यक्ति को, एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति को भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जो कहीं किसी दौड़ में ना हो, जो किसी बड़े बाप का बेटा ना हो, या अन्य पार्टियों में संभव नहीं है। वहां तो जिसकी जो परंपरा चली आ रही है, एक नेता है जो किसी खास परिवार विशेष का या तो करीबी है या किसी परिवार विशेष पे जिसका जन्म हुआ, वहां पर खाली उसी के लिए सीटें आरक्षित हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक जो ग्राम प्रधान रहा व्यक्ति जो है, दो स्टेट में ऐसा हुआ कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, कि उस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। और यहाँ पर भी मोहन यादव जी एबीपी के कार्यकर्ता से लेकर गरीब परिवार में जन्म लेकर के वहां तक पहुंचे। अन्य पार्टियों में क्या संभव है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई सोच सकता है? अब मुख्यमंत्री सोचिए, क्या कोई समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा व्यक्ति बन सकता है क्या सैफई परिवार के अलावा? यादव भी सोचिए, यादव भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी पद हो, कोई समान व्यक्ति बन सकता है। और उन्हीं जातियों की बात मोदी जी ने की है, चाहे कोई भी गरीब बन सकता है, कोई महिला बन सकता है, युवा बन सकता है, किसान बन सकता है। हमारे लिए उन जातियों की बात की, हम किसी बाकी जात की बात नहीं करते, हम सबको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। समाज के जो लोग सभी हैं उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, ये एक सामाजिक न्याय की अवधारणा, उसको हमने वर्गीकरण करने का काम किया है। लेकिन अन्य लोगों के लिए बात है कि जब आप ओबीसी की बात करते हैं तो के लिए ओबीसी केवल जाति तक निर्धारित हो जाती है। जब उनको मुख्यमंत्री बनाना होता है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 7-8 मंत्री, चारों आयोगों के अध्यक्ष, पुलिस में भर्ती, तो सारी खाली एक जाति तक उनके लिए हो जाता है। बाकी जो प्रदेश की जो सैकड़ों ओबीसी जातियां होती हैं वो फिर उनको याद नहीं आता। जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तब उनको पीडीए और पता नहीं क्या क्या बनाने घूमते हैं। चलिए अभी आप सत्ता में, अभी आप अपने संगठन में उतना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। जिस बात वो करते हैं, कथित पीडीए की बात करते हैं, संगठन में पहले तो लागू कर दें। सरकार में जब आएंगे नहीं आएंगे वो तो हाइपोथेटिकल बात है। अगर अखिलेश जी अपने संगठन में भी जो आप ये सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, संगठन एक बार लागू कर दें, तब तो कम से कम जनता 10-15% विश्वास करे ना अमिताभ जी। ये बात ठीक है तारिक खान साहब, ये बात तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी बात कि भाई सरकार में जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरे जज्बे को यहाँ से समझो कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अध्यक्ष मैंने पीडीए के अनुसार बना दिए, तो जय हो जाएगी। मैं व्यक्तिगत बात जो प्रशांत ने कहा, इस बात को मैं और पुश कर रहा हूँ आगे, ये बिल्कुल गले में आपके माला पड़ जाएगी, फिर आपकी बात में वजन आ जाएगा। नहीं, जैसे शेर में वजन आना जरूरी है अच्छा शायर होने के लिए। 75 जिले हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आधी आबादी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 3 व्याख्याएं की थी अखिलेश जी ने। इसी आधार पर 25-25 बांट दो। देखिए ऐसा है ना कि ये सरकार इनकी बनी है तो वहां तो ये मुख्यमंत्री बनाएंगे ही। तो जो आपने उदाहरण दिया वो वही कर जाता है कि इमारत बना के एक ने दिखा दी और हमारी इमारत आर्टिफिशियल है, तो इन्होंने तो बना। और मैं बताता हूँ आगे, भाई जिला अध्यक्ष वगैरह तो पार्टी में जो कार्यकर्ता है जो काम करेगा, अभी बात हो रही थी कि किसी भी गरीब को उठा के बना देंगे, तो जो संगठन में काम करेगा उसको बनाया जाएगा। और सारे संगठन, सारे लोग, देखिए जब जीत मिलती है ना तो छाती चौड़ी होती है और सारी बात सही लगती है। जो कह रहे हैं ठीक बात है, जो कहते हैं आज भाजपा को जीत मिल रही है, मुबारकबाद देते, लेकिन याद भी दिलाते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1951 की भारतीय जनसंघ की याद भी दिलाएंगे, दो सीट याद दिलाते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, अहंकार नहीं, ठीक है, मुबारकबाद आपको, मुबारकबाद आपको, बढ़िया अच्छी सरकार चलाइए, जनता से जो वादे किए थे पूरे कीजिए। 200 रुपए में सिलेंडर दीजिए, 450 में कहा था, और आधा कर दीजिए, मुफ्त में सब कुछ बांट दीजिए, करिए। सवाल पूछेंगे हम, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रस्सी पकड़ के हम भी लटक जाए कि हम भी भैया यही सब करेंगे। अब आपने कहा कि क्या खतरे में आ सकता है आरक्षण? अगर हिंदू खतरे में आ सकता है, उसका डर दिखाकर कि हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 90-95%
100% मुख्यमंत्री, 100% मुख्यमंत्री हिंदू और हिंदू खतरे में और एक पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो आरक्षण भी खतरे में आ सकता है साहब, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है तारिक खान, हिंदू कभी इस मुल्क में खतरे में नहीं आ सकता। हिंदू सहिष्णु हो सकता है, हिंदू निर्वीर्य नहीं हो सकता। एक हिंदू किसी की कृपा पर आश्रित नहीं, और किसी राजनीतिक दल की कृपा पर तो कभी आश्रित नहीं रहा। इसलिए ये भ्रम दूर कर लो। इस्लाम खतरे में है, ये नारा हम जरूर सुन रहे हैं पूरे ग्लोब में। लंदन में भी नारा लग रहा है इस्लाम खतरे में। अरे बताओ लंदन से क्या लेने देना भाई तुम्हारा? वहां में हिजाब पहन के लोग डांस कर रहे हैं, बोले इस्लाम खतरे में। यहां भी कह रहे इस्लाम खतरे में। कभी हिंदू ने नहीं कहा हम हिंदू खतरे में हैं। हिंदू सहिष्णु है, यही उसका भूषण है, लेकिन सहिष्णु कमजोर है ऐसा भ्रम मत पालिए। दुनिया के नक्षत्र मंडल में, इतिहास में भारत ने एक बड़ा हस्ताक्षर किया है राम जन्मभूमि पर, भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण करके। इस बात को यूं समझ लीजिए। ये किसने कह दिया कि हिंदू खतरे में आ सकता? कभी नहीं, नो, और आना भी नहीं चाहिए। हर देश का एक अपना आत्म तत्व है। भारत का आत्म तत्व अगर ये नहीं होगा, सनातन नहीं होगा, तो क्या होगा? खतरे में नहीं आना चाहिए, ये बात भी खराब है। क्यों खतरे में आए? अरे हिंदू का वोट है तो अखिलेश यादव राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो नरेंद्र मोदी राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो राहुल गांधी राजनीति में है। नहीं, सब घर चले जाओगे मित्र। इसलिए ये गलत फहमी नहीं। खैर त्रिपाठी जी, मैं एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं हृदय में। कसम भगवान की, दिल बिल्कुल टोटे टोटे हो गया देख के मेरा। क्या वसुंधरा जी और शिवराज जी के प्रति जो कांग्रेस के मित्रों का स्नेह उछाल मार रहा है, आहा, लग रहा बाढ़ आ जाएगी, भावनाओं का ज्वार। क्या कल तक जो सब, जब वहां शिवराज जी सरकार में थे तब, अभी चुनाव तक, और जब वसुंधरा जी सरकार में थी तो बताते थे इनने बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का। अब सब कह रहे हैं कि बताओ इतने बड़े नेता, इतने महान नेता, इतने अच्छे नेता को हटा के। नहीं, कुछ कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को सलाह दे रहे कि तुमसे क्या लेना देना उधर बहस करने से। वो करें ना, शिवराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिपाठी जी नहीं, तो आपको भी लगाओगे कि गुरु ये मामला क्या है? अमिताभ जी, मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक पर्सन हूं, फिर भी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कांग्रेस इसके लिए परेशान है। आप ये ऐसी जानकारी दे रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो। रही दूसरी बात, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसको हटाते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे जो मुद्दे हैं राजनीति के वही रहेंगे। अभी पिछली बार भी मैंने जो चीजें कही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी चुभती हुई बातें मैं बोल रहा हूं कि इसका कोई बड़ा असर होगा। सामान्य रूप से कहा था कि राजनीति के सभी मुद्दे अभी जिंदा है, और मोदी जी ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर दिया है कि जैसा अभी भूतों न भविष्यत जैसी बातचीत हो रही। लेकिन खैर, भारतीय मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे अब भारत में राजनीति की कोई स्थिति नहीं बची। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो आम आदमी के मुद्दे हैं, आपने अभी पिछले मेरे वक्तव्य पे कमेंट करते हुए कहा कि 14 में भी मुद्दे थे और 19 में भी थे, वो केन्या के नहीं थे, वो भारत के थे। जी हाँ, बिल्कुल थे। भारत के मुद्दों पे ही हमने 10 साल सरकार चलाई थी। 4 से 14 तक केंद्र की सरकार में हमारी ही पार्टी थी, और 10 साल सुशासन हमने इस देश को दिया था। 14 में दूसरी पार्टी आई है, उनके अभी 9 साल पूरे हुए हैं। 10 होने के बाद वो भी परीक्षा में जा रहे हैं, तो मुद्दे वही खड़े हुए हैं। और अभी मोदी जी को भी ये पता है कि गरीबी एक बड़ा मुद्दा है देश में, और वो गरीब को एक जाति बता रहे हैं। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि बेरोजगारी इस समय चरम पर है, महंगाई के समय क्या हाल है, क्या मार है आम आदमी पर। तो कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में खड़ी है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। और उनको अभी सोचना पड़ेगा। जो नारा देके आए थे 450 और 500 का सिलेंडर, वो वहां की जनता भी तैयार बैठी हुई है, और बहुत दूर नहीं है 2024 का चुनाव। और इस बार जनता जरूर पूछेगी कि सिर्फ चुनाव में वादे ही होते हैं या काम भी होता है। क्या उत्तर प्रदेश में भी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, या हो सकता है चुनाव के महीने में हो जाए, उसके बाद उस सिलेंडर की कीमत पर कोई बात नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात त्रिपाठी जी। और
मैं अरविंद जयतिलक जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात और कहूंगा ताकि तराजू बराबर रहे कि भाई अनपढ़ आदमी जिसकी अनपढ़ भी छोड़ो, मानसिक स्थिति भी थोड़ी असंतुलित हो, त्रिपाठी जी है ऐसा व्यक्ति, या बिल्कुल अबोध बच्चा, तारिक सुन लो भैया, अबोध बच्चा भी, उसे 500 का नोट दिखाओ, उसे अम्मा पप्पा समझ में आए ना आए, नोट समझ में आ जाएगा, हाथ बढ़ा देगा। राइट, यही माया है। अरविंद जी आप भी सुनो, बड़ी अद्भुत बात है ये। क्या भारत में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो वोट देने लायक है? एक भी नहीं, दावे से कह रहा हूं, सर्वे करा लो, जो ये ना जानता हो कि 6000 बड़ी रकम है या 72,000। मेरे ख्याल से चारों पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि हाँ अमिताभ जी आप ये बात ठीक करें, भारत में एक भी आदमी ऐसा लल्लू नहीं है जो ये ना जाने 6000 बड़ी रकम है कि 72,000। बड़ी अद्भुत बात है। त्रिपाठी जी ने कुछ बातें कही, आपने कहा था हमको दो वोट, 72,000 रुपया देंगे साल में, 6,000 रुपया महीना। प्रशांत पटेल की पार्टी ने कहा था कि हम 6,000 दे रहे हैं, 6,000 देंगे, वोट दो हमको। यानी जिसने कहा हम 2 बतासा ही देंगे उसको वोट दे दिया। आपने कहा हम 1 बाल्टी रसमलाई भेजेंगे घर पे, उसको वोट नहीं दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था ना, किसी भी सिद्धांत पे उठा के देख लो गणित के। आप 72,000 रुपए देने का वादा, और वो भी खड़गे जी ने नहीं किया था, सुरजेवाला ने भी नहीं किया था, राहुल जी जैसे नेता ने किया था, गांधी परिवार का चश्मो चिराग, उनकी कहीं नहीं मानी। कहीं ऐसा नोटिस भी हो जाए वहां भंडारा होगा, आदमी भागता है, चलो भंडारा होगा खा के आए। आपके 72,000 के पीछे क्यों नहीं गया आदमी? कभी इस पर आत्मचिंतन करिएगा। जिस दिन इसका रिजल्ट आप जान लेंगे ना कि क्यों नहीं गया, उस दिन से कांग्रेस की राजनीति की दिशा बदलेगी। खैर, अरविंद जयतिलक जी, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस को 5 साल सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी में जो कटाजुज्ज हुआ, वो सद्भाव लगा, आंतरिक लोकतंत्र लगा क्या? लेकिन मैं देख रहा हूं भाजपा में मध्य प्रदेश में बगावत कांग्रेस को दिख रही है क्या? वहां जो 5 साल चला, जिसके चलते सरकार चली गई, वो उन्होंने कहा ये आंतरिक लोकतंत्र है। सचिन पायलट वहां मानेसर में रहे आए, 10-20 विधायक लेके सरकार गिराने की कोशिश की गहलोत जी के मुताबिक। लेकिन आप कांग्रेस की शायद उम्मीद इस पर आके टिक गई क्या कि शायद शिवराज सिंह कुछ बगावत जैसा कर दें? अरविंद जयतिलक। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस में एक बगावत का इतिहास भी रहा है। देखिए, जिस तरह ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के चली गई, शरद पवार साहब चले गए, जगन मोहन रेड्डी चले गए, और बहुतेरे नेता हिमंता विश्वास जैसा, रीता बहुगुणा जोशी जैसा, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को लगता है कि दूसरे घरों में भी शायद ऐसी दरार पड़ सकती है। राजनीतिक संभावनाओं का, और कांग्रेस संभावनाओं को तलाशने में माहिर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमिताभ जी कुछ देर पहले आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से 10% लोग जो है 90% मलाई चाट गए, और बाकी जो हजारों जो जातियां उपजातियां पिछड़ों की है उनको फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। ये बात जो है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारी रहे, मुलायम सिंह यादव सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में बड़े ओहदे पर थे, सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, कहा था कि यूपी में 8.8% यादव हैं और सरकारी नौकरियों में 21% उनकी भागीदारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शाक्य, गुर्जर, जाट, कुर्मी ये 13.6% हैं और उनकी सरकारी नौकरियों में भागीदारी 6% है। मजेदार बात उन्होंने एक और लिखा, कहा कि इसमें पश्चिमी जिले के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर यादवों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा और 68 जिलों के यादवों के साथ भेदभाव हुआ। चलिए इस बात को छोड़िए, जो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी जो है सुभाषपा पिछड़ों की पार्टी, फिर केशव देव मौर्य महान दल पिछड़ों की पार्टी,
फिर आप दारा सिंह चौहान, उन लोगों की गठरी जो थी, सहयोगियों की गठरी की जो गांठ को ये कस करके रख नहीं पाए, जिस बसपा के साथ मिल करके यह जो है दलितों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, उनके साथ गठबंधन हुआ, वो गठबंधन तक नहीं चला पाए। तो इस बात की बुनियाद कैसे मजबूत होगी और कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि ये जिस पीडीए की बात कर रहे हैं वह पीडीए को धरातल पर उतार पाएंगे? देखिए, आपको कुछ न कुछ जो है सामने लाना होगा। जैसे प्रधान जी ने कहा, आपने इस बात की तस्दीक की कि भाई आप अपने संगठन में ही पीडीए को लॉन्च करिए ना, दिखाइए ना, फिर फूलों की माला आप पहनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर केवल आपके कागजी घोड़े दौड़ाएंगे, पानी पर जो कागज के नाव तैराने की कोशिश करेंगे, तो उसका डूबना तय है। आज का जो लोकतंत्र है, आज की जो जनता है, यह जो है भरोसे की राजनीति को जो है वो अच्छी तरह से समझती है और किस तरह अरविंद भाई एक मिनट रोकूंगा। प्रशांत पटेल जी, क्या प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी ये डिसाइसिव फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स का, खासतौर पर चुनावी राजनीति का? जी अमिताभ जी, इस समय देखिए देश की जनता जो है कथनी और करनी में अंतर करना सीख गई। उसको पता है कि भाई कौन करके दिखा रहा है और कौन केवल बोल वचन बोल रहा है। और इस चुनाव में देख लीजिए, देश की जनता ने केवल मोदी जी की गारंटी चलेगी। मोदी जी ने जो किया, जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्माण से अब तक के वादे किए, वो हमने करके दिखाए। 3 राज्यों में भी वही हुआ। हमने भी जो वादे किए, जनता ने हमारे वादों पर मुहर लगाई। बाकी लोग भी हमसे हो सकता है बड़े वादे किए हों, लेकिन उन पे जनता ने विश्वास नहीं करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में भी हुआ, समाजवादी पार्टी की भी 4 बार सरकार रही, इन्होंने भी वादे किए 17 में और 22 में, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने जो वादे किए, जनता ने हमें विश्वास दिया। उत्तर प्रदेश के 40 के इतिहास में दोबारा जनता ने हमको करके दिखाया। तो ये तो चीजें व्यवहारिक हैं ही, जनता सब समझ रही कौन खाली करते हैं। और संगठन वाली बात तो है ही है। सपा का कार्यकाल सब लोगों ने देखा है, किस तरीके से भेदभाव होता था बाकी लोगों के साथ। आज ये अनुसूचित की बड़ी याद आ रही। 2012 में सपा की सरकार बनी थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार हुआ था, दलितों की पूरी बस्तियां जला दी गई थी। कोई अनुसूचित वर्ग जो सपा में अत्याचार हुआ, कोई ब्राह्मण ठाकुर अत्याचार थोड़ा करते थे, समाजवादी पार्टी का कैडर करता था। आज क्यों इनके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं? आज अभी मैं सभा प्रवक्ता से बोल दूंगा, 5 अपने दलित नेताओं के नाम बता दिए समाजवादी पार्टी के, नहीं बता पाएंगे, है ही नहीं। आपको जब राज्यसभा भेजना होगा तो आप आजम खान की बेगम को भेजेंगे, कपिल सिब्बल जो है पिछड़ा विरोधी दलित विरोधी उसको भेजेंगे, जया बच्चन को भेजेंगे, तब आपको कोई दलित क्यों नहीं दिखता है? आप खाली बातें कर रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए किसी अनुसूचित को, किसी महत्वपूर्ण पद पर बना दिए, नहीं बनाएंगे। सरकार आएगी तब आप उनके घर जलाएंगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करेंगे। आपके नेता बोलेंगे भाई कि बाबा साहब की जिस एक प्लॉट पे तो मूर्ति है, अगली उस पे प्लॉट पे उनका निशान है कि ये भी पार्क हमारा है। इस तरह की आप बातें करेंगे। अब आप जब सत्ता में नहीं है तो उनके कसीदे कर रहे हैं। तो जनता सब चीजें समझ रही है, सबके जनता के पास आंकड़े कौन किसने दिया है, और जनता आज की मैच्योर लोकतंत्र है, जनता सब समझ रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तारिक खान साहब, क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी हो, अब जनता भारत की गरीबी हटाओ के नारे पर वोट नहीं दे सकती ना? वो दौर चला गया भारत की राजनीति का। अब तो वो कहेगी कि भैया अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। क्या मंच पर सब जातियां हैं तो हम मान लेंगे रिप्रेजेंटेशन है, संगठन में सब जातियां हैं हम मान लेंगे, विधान परिषद, विधान लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेशन में सबका प्रतिनिधित्व है, मान लेंगे। मुख्यमंत्री मंत्री के पदों में रोटेशन है जातियों का तो मान लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब वो नहीं चल सकता कि नहीं बाकी सबको मेरा आशीर्वाद है, राजा मैं ही रहूंगा। अब शायद जातियां ऐसे किसी के पीछे चलने को तैयार नहीं। इलेक्शन के परिणाम ये बताते हैं देश भर में। तारिक खान, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है जी। इसका मतलब यह है कि जातियां अपने महत्व को समझ रही हैं, जातियां अपने महत्व को समझ रही हैं और वो इस तरीके से वोट दे रही हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करा रही है। तो जनता निर्णय लेगी और ले भी रही है, और उसके जनता के निर्णय पे कोई सवाल थोड़ी ना उठा रहा है। जनता मैंडेट दे रही है इनको, इस पे कोई सवाल थोड़ी ना उठा रहा है। हम थोड़ी ना कह रहे कि जनता इनको नहीं है, किम जुंगपो को मैंडेट दे रही है, अरे नहीं दे रही है भाई। और जनता अगर जो पैटर्न आप बता रही हैं कि भागीदारी को, हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर वोट कर रही है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जो वोट करने का हमारा पैटर्न है, तरीका है, उसमें बदलाव हो रहा है। और जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके लिए ये अच्छी बात है। अगर बैकवर्ड अपनी चीजों को समझे कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, उसको देख के वोट करेगा तो अच्छी बात है। और हर पार्टी कहेगी कि हम सबको हिस्सेदारी देंगे,
सबको हम भागीदारी देंगे। इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, दलित समाज के 2 नेता नाम बता दिया। अब ये कहेंगे बसपा से आए हैं तो तुम्हारा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी बसपा से आया है, पहले आप उसको निकाल दीजिए तो हम त्रिभुवन दत्त और इंद्रजीत सरोज दोनों को निकाल के फेंक देंगे। दोनों दलित हैं, दलित बता रहा हूं मैं, ओबीसी नहीं। बाकी लालजी वर्मा और राजभर भी हमारी पार्टी में है जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के, वो सब ओबीसी हैं। लेकिन यहां दलित की बात, अब मैं कह रहा हूं कि हर समाज के नेता सभी पार्टियों में है और सब लोग अपनी अपनी बात लेके जाते हैं, इसलिए और जो अहंकार है वो नहीं होना चाहिए। दिक्कत खाली इस बात की, और इस बात का भी बखान नहीं, कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमने यादव बना दिया, हमने यादव बना दिया, हमने यादव बना दिया। अरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाया डिप्टी सीएम यादव? बनाओ, बनाइए। बहुत उत्तर प्रदेश में 9%, 11%, यहां क्यों नहीं बनाया? यहां तो एक पंडित बनाया, एक बैकवर्ड बनाया, यादव क्यों नहीं बनाया? यादव भी तो है, क्यों नहीं बनाया? जब हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को बहुत सीटें देंगे तो आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में दो ना, उत्तर प्रदेश में दो ना। तो आपने वहां यादव बना दिया तो हम कह रहे हैं यहां एक डिप्टी सीएम बना दीजिए, कल हटा दीजिए मौर्य जी को, जी बनाइए। तो कहां दूध की कौड़ी खिला रहे हैं, वो वहां से आएंगे। और एक बात बहुत छोटी सी कह दूं, बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री बनाया 1 साल के लिए, हटा दिया 2004 से 5। बाबूलाल गौड़ का नाम असली था बाबूलाल यादव जी, और उसके बाद शिवराज चौहान को बना दिया मुख्यमंत्री। तो कहीं प्रोबेशन पे तो नहीं लेके आएंगे ये वाले यादव को कि साल भर में सारे को हटा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक बात है। ये तर्क मैंने बताया कि 6000 से ज्यादा ठीक ठाक जातियां हैं क्या? अब 6000 डिप्टी सीएम तो नहीं बन सकते, न सीएम बन सकते, इसलिए ये तर्क चलता नहीं। मूल बात यह है कि अगर हमारे पास मुख्यमंत्री बनने के 4 अवसर आए, चारों बार हम खुद ही बने या दूसरे को बनाया, मूल बात यहां आकर टिकती। बाकी तो थितराई हो जाती है कि यहां बना दो, कि वहां बना दो, इसको हटा दो। अरे मौर्य को हटाओगे तो मौर्य का फिर कहोगे कि ये मौर्य विरोधी है, इनको ये हटा के इनको, इससे नहीं चलता ना। ये तर्क बिक नहीं रहा बाजार में। आप 75 जिलों में भागीदारी प्रमुख जातियों को दे सकते हैं अध्यक्ष बना के, 75 मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकती समाजवादी पार्टी ना। मुख्यमंत्री में बड़ा दिल ये दिखा सकती है कि चलो भाई 4 बार यादव रह लिए, अब की कोयरी रखेंगे, तो मजा आ जाएगा, सपा का चेहरा और उज्जवल हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई ठीक है, अभी तो वास्तव में पीडीए बना दिया इन्होंने, अखिलेश जी ने, जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए वो अखिलेश जी ने कर दिया। ये मसला है। त्रिपाठी जी, एक सवाल आपसे मेरा ये कि देश में एक नया वोटर, प्रतिबद्ध वोटर कहे जिसको, कमिटेड वोटर भी तैयार हुआ, और वो है सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाला वर्ग। मेरा मानना है कि उसमें जात भी टूटी है क्या? इस वर्ग से कि वोटिंग पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें तो वो बताता है कि वहां जाति के बैरियर्स टूटे हैं। आप सहमत हैं इस बात से? अमिताभ जी, इस समय मैं स्पष्ट तौर से आपको बता दूं कि जिसे लाभार्थी वर्ग आप कह रहे हैं और उसके पीछे सरकार तरह तरह के आंकड़े और पूरे पन्ने छुपाती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो कोई सच्चे अर्थों में लाभार्थी होता है तो सरकार को बताना नहीं पड़ता कि हमने इन लाभार्थियों को ये दे दिया। एक तरफ आप बताते हैं कि गरीबी रेखा से आपने इतने करोड़ लोग ऊपर निकाल लिए, दूसरी बात 81 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, तो किसको आप, क्या पैसे वालों को भी राशन दे रहे हैं या सिर्फ गरीबों को दे रहे हैं? सिर्फ गरीबों को दे रहे हैं तो आपने 81 करोड़ जनता को गरीब बना दिया है। तो इस तरह का कोई लाभार्थी वर्ग भाजपा के समय में तैयार नहीं हो सकता। हाँ, लाभार्थी है, पूंजीपति तैयार हुए हैं, अडानी जी लाभार्थी हैं, और अडानी जी कितने % वोट डलवा पाएंगे ये तो नहीं समझ में आ रहा। अभी भी जो चारों राज्यों की चुनावी जनगणना है उसके अगर जो आप वोटों को देखेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत पीछे है बीजेपी से, चारों राज्यों के योग में तो हम आगे ही हैं। और ऐसा कतई नहीं है कि इन्होंने एक तरफ से सुपड़ा साफ कर दिया जैसा प्रतीत हो रहा है कई लोगों के वक्तव्यों से।
लेकिन यह स्पष्ट है कि राजनीति के केंद्र में है और लाभार्थी नहीं। हाँ, जो दुखी है भारतीय जनता पार्टी से और जो उनकी योजनाओं से, वो युवा हैं, वो महिलाएं हैं, और वो सब इस बार जब वोट करेंगे 24 में तो समझ में आएगा बीजेपी को कि वो गलतफहमी में जिन्हें लाभार्थी बता रहे थे, अब सही लाभार्थी जो होने चाहिए थे वो अब प्रतिक्रिया स्वरूप वोट देंगे और तब समझ में आएगा। ठीक है, त्रिपाठी जी की बात से आंखों पर एक बात कहते हैं, ये चीज फैसला कर लो, चारों लोग दस्तखत कर देना भैया। एक इसके हम बोल रहे ये टेक्स्ट, और भाई तारिक बाबू आप भी दस्तखत कर देना, अरविंद भाई आप भी, प्रशांत भी, त्रिपाठी जी की बात पे नो लड़ाई झगड़ा एट ऑल, कतई विवाद नहीं, हिंदी में झगड़ा फसाद नहीं, प्रेम और सद्भाव के साथ ये फैसला आज होता है, पंचों को हाजिर नाजिर मान के। त्रिपाठी जी के कहने पे अगर 24 में परिणाम भाजपा आके बिल्कुल बोनसाई में बदल गई, क्या गमले का में पेड़ लगा पेड़ हो गई, तो त्रिपाठी जी की बात सच मानी जाएगी कि लाभार्थी वर्ग नहीं बना, दुखियारी वर्ग बना, और वो कांग्रेस पीछे खड़ा हो गया और उसने कांग्रेस को लाल किले पर झंडा दे दिया, बोले फहरा दो मेरे वीर। और अगर परिणाम इसके विपरीत आया 24 में, तो कांग्रेस को सार्वजनिक तौर पर यह कहना होगा कि हम 2014 से अब 24 तक थेतरई कर रहे थे। क्या 14 से 24 तक हम केवल थेतरई कर रहे थे क्या? अन्यथा जो कांग्रेस कह रही है उसके हिसाब से भाजपा को पूरे देश में तारिक खान वोट मिलना चाहिए 2-4 लाख पूरे देश में। क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं कि केवल उद्योगपति ही लाभार्थी हैं। तो उद्योगपति भारत में कितने होंगे? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख ज्यादा तो नहीं ना उद्योगपति, बाकी दुकानदार होंगे। क्या? तो कुल 10 लाख वोट मिलना चाहिए 100 करोड़ में से, है ना भाई? किसी ने कहा कि केवल तारिक खान दोस्त हैं अमिताभ जी के, और मोहल्ले में वोट है 100, हमको वोट मिले 70, तो फिर ये बात तो गलत हो गई ना कि केवल तारिक खान दोस्त हैं। इसका मतलब मैंने लोगों का हृदय जीता इतने पर। जब फिर ये नहीं कहना कि मंजिलें और भी हैं, मुद्दे और भी हैं, 29 में फिर लड़ाई होगी, फिर ये नहीं कहना भाई, तो फिर एक जगह टिकना होगा। हम तो मान ले रहे, कोई लाभार्थी वर्ग तैयार नहीं हुआ, चलो आपकी मान ली। मैंने एक बुनियादी सवाल जो कहा था, कांग्रेस ने उस पर चिंतन नहीं किया। पहली बार नहीं किया, मैं पहले भी कह चुका, और मेरी बात से ऑफ द कैमरा मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होते हैं कि आपने कहा हम 72,000 रुपया साल देंगे किसान को। भारत में अरविंद जयतिलक जी, भारत में किसान के लिए 6,000 रुपया महीना बैकुंठ है, बैकुंठ। कांग्रेस को जरा वोट मिलना चाहिए था, सब साफ हो जाते राजनीतिक दल अकेले अगर इसी एक वचन पर भरोसा होता कांग्रेस के कि 72,000। भाजपा तो 6,000 दे रही थी, 6,000 दे रही थी। आपने बड़ी बात कही कि जात की गिनती कराएंगे। हमने 2 चीफ मिनिस्टर ओबीसी बनाए, राहुल जी ने सब राज्यों में यही कहा कि सब छोड़िए, आप बेरोजगार हैं, बोले हाँ। आपकी तबीयत खराब रहती है, हाँ। सिर में दर्द होता, बोले हाँ। बोले इसलिए सब काम हो रहे हैं क्योंकि आपकी जात की गिनती नहीं हुई। अच्छा जी चलो, तो जब आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया तो जात तो सब जगह थी, तो आपको तो 2/3 मेजॉरिटी से लोगों को जिता के भेज देना चाहिए था। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं मसला यह नहीं है कि कौन क्या बोल रहा मित्र, मसला यह है किसके कहे पे भरोसा कर रही जनता। आपने कहा कि मेरे घर आओ, मैं 56 भोग खिलाऊंगा। अरविंद जयतिलक जी ने कहा भाई मेरे घर आओगे मैं सत्तू खिलाऊंगा, और तारिक खान अरविंद जयतिलक जी क्या चले गए। इसका मतलब आपके 56 भोग के वादे पर भरोसा नहीं, यही ना? तारिक खान गलत तो नहीं कह रहा भाई, इस बात की तो काट नहीं हो सकती। और करना है तो एक और टेस्ट करके देख लो भाई। अब की लोकसभा के चुनाव में घोषणा कर दो
हर परिवार को एक 4 पहिया गाड़ी और 5,000 रुपया तेल के लिए और सिनेमा के लिए क्या देंगे हम सरकार में आए तो। करके देख लो। इसके बाद तो 400 सीट होनी मिलनी चाहिए। अब की बार 400 पार क्या, करके देख लो। अगर मजा आ जाए तो मैं मान लूंगा आप कि भाई आप नहीं, आपकी बात में लोगों को भरोसा। अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। ये भी करके देख लो कि भाई कार भी, केवल कार नहीं देंगे, 5,000 रुपया महीना तेल और सिनेमा के लिए भी देंगे, और रास्ते में लौटते हुए चाउमीन खाते हुए आओ, उसके लिए 5,000। ऐसा करके देख लो। भाजपा वालों अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, और अगर जीत गए तो जय जय। नहीं, गलत कह रहा, करके देख लो ना। यस, ये कर लो। जो डिलीवरी में नहीं आता खाना और इंटरनेट से कह दो भाई इसके कूपन देंगे सबको रोज 5, चाहे जो मंगाओ और खाओ। ये भी बड़ा ल्यूरिंग वादा है। मैं तो बुनियादी बात पकड़ता हूं मित्र, 6,000 और 72,000 में 72,000 वाले को छोड़ के 6,000 वाले के साथ जनता क्यों आई, इस पर तो चिंतन करो। नहीं, 50,000 रुपया महीना की नौकरी छोड़ के आदमी 5,000 की नौकरी में क्यों आया है, ये तो सोचना पड़ेगा ना। यहीं से कांग्रेस को उत्तर मिलेगा। ये भाजपा के पक्ष विपक्ष का मसला नहीं मित्र, ये आपके पक्ष विपक्ष का मसला है कि आपने अपना इतना बड़ा दांव भी चला, ब्रह्मास्त्र भी चला, और उससे जुम्बिश नहीं हुई। जुम्बिश तो होनी चाहिए ना। और अगर जुम्बिश नहीं हो रही तो इसका मतलब हमने जो अनार चलाया वो सीला हुआ था, तभी ने नहीं उसमें किरण निकली। तो गीली आतिशबाजी तो काम नहीं करेगी। आतिशबाजी तो सूखी होनी चाहिए, तभी लपट निकलेगी। ये मूल विषय है। और मैं फिर कहूंगा, एक बात आई, त्रिपाठी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं। आप ये तर्क रख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, जिन लोगों को चुनाव लड़ना है देश में, तारीखन मेरी बात गलत हो तो सिर हिला दीजिए कि भाई ये ठीक बात नहीं थी। वो लोग बोलते समय संयमित रहें। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है और कोविड के समय में जब दुनिया में तमाम विसंगतियां पैदा हुई थी, पूरा भारत क्या दुनिया स्थगित हो गई थी, तो अगर अनाज नहीं मिला होता तो लाखों लोग कोरोना से नहीं भूख से मर गए होते देश में। वो लोग जब ये सुनते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि अच्छा मुफ्त में राशन बांट रहे हो सबको, तो जो 4 वोट मिलने होते हैं वो भी कट जाते हैं। क्या आपने कहीं जनता के बीच से विरोध देखा क्या? क्या हमको राशन क्यों दिया जा रहा है, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, देखा क्या? नहीं ना। उस राशन ने भारत की बहुसंख्यक आबादी को जिंदा रखा। नहीं कोई रोजगार नहीं था, ठिलिया लग नहीं रही थी, मजदूरी हो नहीं रही थी, मनरेगा में काम हो नहीं रहता, गरीब आदमी मर नहीं जाता कोरोना से, कोरोना के समय भूख से। क्या कोई पाप हो गया गरीब को अन्न देना? मित्र ये भारत है, इसमें तो हम पड़ोसी के भी इस बात का भूख का ख्याल रखते हैं। तो सरकार ने रख लिया तो कौन सी बड़ी बात है, रखना भी चाहिए। हमारे वोट से राज करने वाले हमारी भूख का ख्याल नहीं रखे तो फिर लानत है। हमारे ही वोट से राज होता है ना। इसलिए कांग्रेस जब ये कहती है कि क्यों दिया जा रहा है राशन, इन्होंने गरीब बना दिया पूरे देश को, तो गरीब के मन पे बात लगती है, उसको अपना अपमान लगता है। मेरी बात पर चिंतन करिएगा मित्र। अगर पक्षपाती हो तो कह दीजिएगा नहीं ठीक नहीं कही। अगर मैं ही होता त्रिपाठी जी और मुझे 5 किलो राशन अनाज ने जिंदा रखा होता मेरे परिवार को,
और मैं सुनता कि कांग्रेस ऐसा कह रही है तो मैं भी जीवन में फिर आपको वोट नहीं देता। बड़ी बात है। ये देश वो है जो राशन में कपड़े भी देता था। इंदिरा गांधी के समय का भारत याद करिए, देता था ना। चीनी, मिट्टी का तेल सब देते थे ना, मोमबत्ती, माचिस। क्या वो खैरात थी? नहीं, उनका अधिकार है, उस देश के नागरिक हैं, उनका भी जीवन बचे, ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है, हमारी सरकारों की है। तो अगर कोई सरकार इस जिम्मेदारी को निभा रही है तो उसको, उस पर हंसिए नहीं, क्योंकि ये हंसी 80 करोड़ लोगों के हृदय को चुभेगी, उनकी आत्मसम्मान को चुभेगी। धन्यवाद।